हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स डेफिनेशन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। हम शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ और डेफिनेशन के साथ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि वन नीड मनी टू मेक मनी। अगर आप मनी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले मनी लगानी पड़ेगी, यानी कि यू हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ फंड मिले, आपको कुछ प्रॉफिट मिले, तो आपको उसमें सबसे पहले आपको बिजनेस में फिर पैसा लगाना होगा। तो इसीलिए फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहा जाता है। एंड देयर मस्ट बी ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फंड इन एंड आउट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। और इसीलिए क्या होना चाहिए कि जरूरी है कि फंड का रेगुलर कॉन्टिन्यूसली फ्लो रहे इन और आउट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में फंड आता रहे और बिजनेस में फंड जाता रहे, क्योंकि एक बिजनेसमैन को कभी कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं तो कुछ कभी उसको रिसिप्ट्स लेनी होती हैं। तो इस तरह से जो टाइमली फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो बना रहना चाहिए। मनी मेक्स द व्हील ऑफ बिजनेस रन स्मूथली। आपको पता है मनी से ही आपका बिजनेस स्मूथली चल पाता है। साउंड प्लान्स, efficient production system, excellent marketing network are all hampered in the absence of an adequate and timely timely supply of fund। अगर आपका टाइम से और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो तो वो आपकी यूजफुल नहीं होती है। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन बिजनेस एज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। जितना की जरूरी प्रोडक्शन और मार्केटिंग है उतना ही जरूरी आपका यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है। ए बिजनेस फर्म रिक्वायर फाइनेंस टू कमेंस इट्स ऑपरेशन, टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एंड टू एक्सपेंशन एंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक बिजनेस फर्म को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन शुरू करने के लिए फाइनेंस चाहिए, उनको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए फाइनेंस चाहिए, और फ्यूचर में अगर वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं तब भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं चाहिए बल्कि बाद में बिजनेस को चलाने के लिए भी आपको रेगुलरली फाइनेंस चाहिए होता है। Finance is therefore an important operative function of business. A large business firm has to raise fund from several sources like equity share से आप इशू कर सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। तो बहुत सारे सोर्स है। बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो एंड हैज टू यूटिलाइज दोज फंड इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप अलग अलग सोर्स से पैसा इकट्ठा करते हो, उसी तरह उस पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगा सकते हो। बहुत सारे, जैसे कुछ आपके पास मान लो कई कंपनी है तो कई कंपनियां कई प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो थोड़ा एक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। In order to ensure the most judicious utilization of fund and to provide a reasonable rate of return on investment, sound financial policy and programs are required. Unwise financing can drive a business into bankruptcy. ये बहुत important बात है। अगर आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है आपकी अनवाइज, यानी कि आपने उसमें सही विवेक का प्रयोग नहीं किया है, सही दिमाग नहीं लगाया है फाइनेंसिंग के टाइम, तो आपका बिजनेस बैंकरप्ट भी हो सकता है। जस्ट एज अर्ली एज ए पुअर प्रोडक्ट, इनएप्ट और अनफिट मार्केटिंग और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे आपकी कोई पुअर प्रोडक्ट आपको बैंकरप्सी कर सकता है आपके बिजनेस की, अनफिट मार्केटिंग प्रोग्राम कर सकता है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से अनवाइज फाइनेंसिंग भी आपके बिजनेस को बैंकरप्सी की कगार पे लेके आ सकती है। सो देयर शुड बी वाइज फाइनेंसिंग। On the other hand, adequate and economical financing can provide the firm a differential advantage in the marketplace. दूसरी तरफ अगर आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने ठीक से की है, फाइनेंसिंग आपने ठीक से की है, उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है एज डिफरेंशियल एडवांटेज इन मार्केट प्लेस। द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द वे इट्स कैपिटल फंड आर रेज्ड, यूटिलाइज्ड एंड डिसबर्स्ड। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि किस तरह से फंड रेज किए गए हैं, किस तरह से उनको यूटिलाइज किया गया और किस तरह से जो आपका प्रॉफिट है उसको डिसबर्स्ड किया गया है, उसको दिया गया है शेयर होल्डर्स को, और किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में उसको इन्वेस्ट किया गया है। इन द मॉडर्न मनी using economy, the importance of finance has increased.
फर्दर ड्यू टू इंक्रीजिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज की जो मनी यूजिंग इकोनॉमी है, मॉडर्न मनी यूजिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है फाइनेंस की, क्योंकि आजकल जो तरीका है प्रोडक्शन का वो कैपिटल इंटेंसिव है, पहले लेबर इंटेंसिव हुआ करता था, और प्रोडक्शन की टेक्निक भी काफ़ी चेंज हुई है। ठीक है, तो इसलिए आपका नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप किस तरह से समझ सकते हो? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग of the financial activity of an organization. According to Guthman and Dougal, financial management means the activity concerned with planning, raising, controlling and administering of fund यूज्ड इन बिजनेस। गुथमैन और डूगल कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड है? प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन प्रॉपर मैनर। इस जो ये आपकी एक्टिविटी है, जो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये कंसर्न्ड है किसके? सबसे पहले यू हैव टू प्रोक्योर फंड्स एंड देन यू शुड यूटिलाइज फंड इन प्रॉपर मैनर। Financial activity deal with not only the procurement and utilization of fund but also with the assessing the need of fund, raising required fund, capital budgeting, distribution of surplus, financial control। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में सिर्फ ये दो चीजें ही नहीं आ रही है कि आपने प्रोक्योर कर लिया फंड, यूटिलाइज कर लिया। इसके अलावा जो आप प्लानिंग करते हो रेजिंग फंड करने के लिए, कैपिटल बजटिंग का आपका डिसीजन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस है, और आपका फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो भी सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। सेकेंड डेफिनेशन, इजरा सोलोमन हैज डिस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज फॉलो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉपरली व्यूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट रादर देन एज ए स्टाफ स्पेशली कंसर्न्ड विद फंड रेजिंग ऑपरेशन। यहाँ पे इजरा सोलोमन कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली व्यूड, अगर हम इसको करते हैं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट का है, क्योंकि अगर आप देखो तो फाइनेंस मार्केटिंग से भी जुड़ा है, फाइनेंस प्रोडक्शन से भी जुड़ा है, फाइनेंस HR से भी जुड़ा है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में फाइनेंस की जरूरत होती है। परचेज डिपार्टमेंट से भी जुड़ा है, परचेज करने के लिए एवरी डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विद फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट इज डिपेंड ऑन फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो इसको इंटीग्रल पार्ट माना गया है ओवरऑल मैनेजमेंट का। इसको सिर्फ एक स्टाफ फंक्शन नहीं मान सकते हम, तो इसलिए ऑपरेशन सेंट्रल इन द ब्रॉडर व्यू द सेंट्रल इशू ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी इज द वाइज यूज ऑफ फंड एंड द सेंट्रल प्रोसेस involved in a rational matching of advantage of potential uses against the cost of alternative potential source so as to achieve the broad financial goal which an enterprise set for itself। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या कहा गया है कि ब्रॉडर व्यू में अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं तो ये क्या है? सेंट्रल इशू है किसके लिए? वाइज यूज ऑफ फंड, यानी कि आपको फंड का अच्छे तरीके से यूज करना है। एंड सेंट्रल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इज ए रैशनल मैचिंग, इसमें रैशनल मैचिंग है ऑफ एडवांटेज ऑफ पोटेंशियल यूज अगेंस्ट द कोस्ट ऑफ अल्टरनेटिव पोटेंशियल सोर्सेज सो एज टू अचीव ब्रॉडर फाइनेंशियल गोल विच एन एंटरप्राइज सेट फॉर इटसेल्फ। जो भी गोल एंटरप्राइज ने सेट किए हैं अपने लिए ताकि उनको अच्छे से अचीव किया जा सके। In addition to raising fund, financial management is directly concerned with production, marketing and other function with an enterprise whenever decision are made about the acquisition or distribution of fund। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली कंसर्न्ड है हर डिपार्टमेंट से, चाहे वो परचेज है, चाहे वो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है या फिर कोई और डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is one of the functional area of business. Therefore, its objective must be consistent with the overall objective of business। तो ये बिजनेस का एक फंक्शनल एरिया है, तो जो बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वही इसके भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम रिटर्न टू
ओनर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म। और तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है कि इसको अपने ओनर को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करनी है। दिस इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ इज पॉसिबल व्हेन द कैपिटल इन्वेस्टेड इनिशियली इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सपोज आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 लाख 10 लाख 30 लाख बनता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ कि वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा रहा है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ द कंपनी। सिंपल मीनिंग है कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। तो वेल्थ ऑफ शेयर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है। वेल्थ ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वेल्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मस्ट अचीव द फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने पड़ेंगे, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, जैसे टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, मीन्स लिक्विडिटी रहनी चाहिए। सेकंड है टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए रखना है कि वेस्टेज ना हो। थर्ड है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड बाय क्रिएटिंग रिजर्व, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट एक्सेट्रा, यानी कि मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क करना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉफिट को। डी है नेक्स्ट है आपका टू एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखना है। फिफ्थ वन है आपका टू जनरेट एंड बिल्ड अप सोर्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो जनरेट करना है आपने सरप्लस और एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, फिर जिसको हम ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डेवलपिंग ए साउंड एंड इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, यानी कि आपको इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। इकोनॉमी का मतलब है बचत, यानी कि आपको कॉस्ट भी कम करनी है। नेक्स्ट है आपका टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट विद द एक्टिविटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट इन द फर्म, यानी कि कोऑपरेशन भी रखना है, यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट से आपको कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखना है, उनके साथ भी कोऑपरेट करना है। नेक्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, दूसरा है आपका मेनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमने थोड़ा सा कर लिया है, थोड़ा आगे भी होगा आपका। सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेरी ऑफन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज कंसर्न्ड टू बी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ज्यादातर क्या होता है कि जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है उसको माना जाता है मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। प्रॉफिटेबिलिटी इज एन ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है। दैट सिग्निफाई इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो कि आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी दिखाता है। सम राइटर ऑन फाइनेंस बिलीव दैट इट लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। इट इज सेड दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव। इट आल्सो एंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस फर्म, but modern author of financial management have criticized the goal of profit maximization। कुछ मॉडर्न जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कॉलर हैं वो इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे इजरा सोलोमन हैज रेज द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन। इजरा सोलोमन ने कुछ ऑब्जेक्शन करी हैं, किसके लिए, किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट। सबसे पहली आपकी जो ऑब्जेक्शन है नंबर 1, द कंसेप्ट इज एम्बिगुअस और वेग, यानी कि ये क्लियर नहीं है कि कौन सा प्रॉफिट इसमें बात की जा रही है। इट इज अमेनेबल टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इजी, इट कैन बी लॉन्ग रन प्रॉफिट, इट कैन बी शॉर्ट रन प्रॉफिट, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, देयर मे बी सो मैनी कॉन्सेप्ट अबाउट प्रॉफिट, द which concept we should follow. This is not clear in this objective. Second one, it ignores the timing of returns. It is based on the assumption that bigger the better and does not take into account the time value of money. This is very important drawback of this profit maximization objective. The value of benefit received today and those received in year later are not same. जो आज हमें वैल्यू मिल रही है वो कल जो मिलेगी उसके बराबर नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पहला है कि प्रॉफिट नहीं क्लियर है, हमें कौन सा लेना है। दूसरा जो मेन है टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है। एंड थर्ड वन इज इट इग्नोर द क्वालिटी ऑफ expected benefit or risk involved in perspective earning stream. The stream of benefit
may having varying degree of uncertainty. Future is uncertain, so the stream of benefit also have different degree of uncertainty. This is also a drawback. Two project may have same total expected earning, but if the earning of one fluctuate less widely than those of the other, it will be less risky. If there is, suppose there is two project, one has stable earning and second has variable earning, then what project should be adopted? The project with consistent earning should be adopted. More uncertain or fluctuating the expected earning, lower is their quality. तो जितनी आपकी फ्लक्चुएट करेंगी अर्निंग, एक्सपेक्टेड अर्निंग, उतनी ही उसकी क्वालिटी लोअर होगी. सपोज दो आपके पास प्रोजेक्ट है ए और बी. ए में आपको गारंटी है कि लगभग आपको 10 to 15 एवरी ईयर मिलेगा, 10 to 15,000 एवरी ईयर प्रॉफिट मिलेगा. और दूसरे में है कि कभी आपको 30,000 मिल जाता है, कभी आपको 5,000 मिल रहा है प्रॉफिट. तो वहां पे जो आपका है प्रॉफिट है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, जबकि पहले में आपका प्रॉफिट है, आपको पता है कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा. तो जिसमें आपका फ्लक्चुएट कर रहा है वो आपका सही नहीं है प्रोजेक्ट, और जिसमें फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है वो आपका सही होगा. नेक्स्ट वन, it does not consider the effect of dividend policy on the market price of the share. The goal of profit maximization implies maximizing earning per share, which is not necessarily the same as maximizing market price. According to Solomon, to the extent payment of dividend can affect the market price of stock, the maximization of earning per share will not be a satisfactory objective by itself. तो ये भी इसके एक ड्रॉबैक है कि ये कंसीडर नहीं करता है डिविडेंड पॉलिसी को, जबकि डिविडेंड पॉलिसी का इफेक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ शेयर पे. नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करता है. इट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक इन जनरल. द एक्सक्लूसिव अटेंशन ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मिसगाइड मैनेजर टू पॉइंट वेयर दे मे एंडेंजर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म by ignoring research, executive development and other intangible investment. इस पे ज्यादा फोकस प्रॉफिट पे ही रहता है. तो ये कुछ और जो चीजें होती है जैसे CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उसके एम्प्लॉयज से रिलेटेड कुछ फैसिलिटी है, उन चीजों को, या फिर रिसर्च की बात करें तो उन चीजों को इग्नोर कर देता है, जो कि सही नहीं है. नेक्स्ट सेकेंड वन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. थोड़ा मैं बता भी चुकी हूँ. तो प्रोफेसर एजरा सोलोमन हैज एडवोकेटेड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज द गोल ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन, आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोल सकते हैं. इज डिफाइंड एज फॉलो: द ग्रोस प्रेजेंट वर्थ ऑफ a course of action is equal to the capitalized value of the flow of future expected benefit discounted at a rate which reflect their certainty or uncertainty. यानी कि आपको एक रेट ऑफ रिटर्न सेट कर लेते हो, उस रेट ऑफ रिटर्न पे आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक करते हो जो आपकी अर्निंग्स है. वेल्थ और नेट प्रेजेंट वर्थ इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस प्रेजेंट वर्थ एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. जो आपका नेट प्रेजेंट है वो जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका, और जो आपका ग्रोस प्रेजेंट वर्थ है उन दोनों का डिफरेंस होगा. रिक्वायर्ड टू अचीव द बेनिफिट बीइंग डिस्कस्ड. एनी फाइनेंशियल एक्शन विच क्रिएट वेल्थ और विच हैज ए नेट प्रेजेंट वैल्यू above zero is a desirable one and should be undertaken. जिस भी प्रोजेक्ट में आपकी नेट प्रेजेंट जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा है तो वो आपका वैल्यूएबल रहेगा. एनी फाइनेंशियल एक्शन विच डज नॉट मीट दिस टेस्ट, यानी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू जीरो है या जीरो से कम है तो वहां पे वो प्रोजेक्ट आपका बेनिफिशियल नहीं होगा. इफ टू और मोर डिजायरेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आई इफ ओनली वन कैन बी अंडरटेकन, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही अंडरटेक कर सकते हो. सपोज आप मशीन खरीदना चाहते हो कोई, उस मशीन को आप या तो नहीं खरीद सकते या पुरानी खरीद सकते हो. तो दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से आप एक ही ऑप्ट कर सकते हो. तो वहां पे देन द डिसीजन शुड बी टू डू दैट
विच क्रिएट मोस्ट वेल्थ एंड शो द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रेजेंट वर्थ। तो हम उसमें एक मशीन कौन सी खरीदेंगे जो हमें ज़्यादा प्रेजेंट वर्थ देती होगी। अगर पुरानी दे रही है तो पुरानी खरीद लेंगे, अगर नई मशीन खरीदने से हमें ज़्यादा प्रेजेंट वर्थ मिल रही है तो वो ले लेंगे। इन शॉर्ट द ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ और नेट प्रेजेंट वेल्थ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मोर ऑपरेशनली वायबल एंड वैलिड क्राइटेरियन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्यों? नंबर 1, इट इज प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस कॉन्सेप्ट। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। यहाँ पे सिर्फ हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमें यही नहीं समझ में आ रहा था कौन सा प्रॉफिट ले। यहाँ पे एवरीथिंग इज क्लियर, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, इट शुड बी इंक्रीज्ड। सेकेंड वन, it take into account both quality and quantity of the expected stream of future benefit. Adjustment are made for risk, uncertainty of unexpected return and timing. Time value is also considered in wealth maximization. Third one, as a decision criterion, wealth maximization involves a comparison of value of cost. It is a long term strategy emphasizing the use of resources to yield इकोनॉमिक वैल्यू हायर देन जॉइंट वैल्यू ऑफ इनपुट। नेक्स्ट है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नॉट इन कंफ्लिक्ट विद अदर मोटिव लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स और मार्केट शेयर। इसका कोई कंफ्लिक्ट नहीं है दूसरे ऑब्जेक्टिव से। वेल्थ मैक्सिमाइज होगा आपका, आप यू कैन मैक्सिमाइज एज वेल एज योर सेल एज वेल एज योर मार्केट शेयर। देयर इज नो प्रॉब्लम विद परस्यू अदर ऑब्जेक्टिव विद दिस वेरी ऑब्जेक्टिव। इट रादर हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। In fact, achievement of wealth maximization also maximize the achievement of other objective. अगर आपकी wealth maximization हो रहा है तो आपके other objective भी achieve हो रहे हैं। Therefore, maximization of wealth is operating objective by which financial decisions should be guided. Thus, wealth maximization objective imply that objective of financial management should be maximize the market price of the company share in the long run. It is a true indicator of company progress and shareholder wealth. However, profit maximization can be a part of wealth maximization. कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पार्ट हो सकता है। क्वाइट ऑफन द टू ऑब्जेक्टिव कैन बी परस्यूड साइमल्टेनियसली। दोनों को साथ साथ अचीव किया जा सकता है। बट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट शुड नेवर बी परमिटेड टू ओवरशैडो द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ओवरशैडो नहीं करना चाहिए, किसको? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को। सो दिस इज फॉर टुडे। तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।